जय हिंद। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत ग्रहों संबंधी नियम और सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। आज के क्लास की वीडियो में हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। भारत के भूगोल के संदर्भ में हम लोग भारत से अभी तक परिचित हो चुके हैं, जिसका 3 वीडियो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। आप लोग वहां से जाकर के भी वीडियो देख सकते हैं। आइए आज हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना, इसे आप अंग्रेजी में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया भी कहेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, भूगर्भिक संरचना। यदि बात करें कि भूगर्भिक संरचना, तो किसी देश की भूगर्भिक संरचना की जानकारी क्यों रखी जाती है, या उस भूगर्भिक संरचना उस देश के किन किन चीज़ों को निर्धारित करता है। यदि आप भूगर्भिक संरचना के बारे में जानें तो ये समझिए कि किसी देश की भूगर्भिक संरचना उस देश के भौतिक बनावट, खनिज, मिट्टी के गुण और भूगर्भिक जल की उपलब्धता के बारे में समझने में मदद करता है। यानी किसी भी देश की जो भौतिक बनावट है वो किस प्रकार की है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं या खनिज पदार्थ मिलते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, चूँकि खनिजों के द्वारा ही चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों के द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, तो उस मिट्टी को भी समझने में आपको मदद होगी। और उस देश की जो भूगर्भिक जल है उसको भी समझने में मदद मिलती है। इसलिए किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और इसका उपयोग अधिकतर इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। अब यदि बात करें भूगर्भिक संरचना की, भूगर्भिक संरचना की समझिए, एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे नोट भी करूँगा, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। भूगर्भिक संरचना, वैसे मेरा ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे, क्योंकि 15-20 दिनों तक मैं बहुत ही व्यस्त था, इस कारण से मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया। आज मैं खाली हुआ हूँ, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये तमाम प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह टॉपिक। वो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जीएस के रूप में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपकी भूगर्भिक संरचना होती है, भूगर्भिक संरचना जिसे आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो भूगर्भिक संरचना क्या होती है? चट्टानों की प्रकृति और बनावट को
भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूगर्भिक संरचना कहते हैं। तो जो चट्टानों की प्रकृति है, चट्टानों की जो बनावट है, उन्हीं को भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। एक परिभाषा आप और भी ले सकते हैं कि किसी भी भूखंड की आंतरिक संरचना भूगर्भिक संरचना कहलाती है। समझने के तौर पर आप इन दो तथ्यों को समझ सकते हैं कि चट्टानों की जो प्रकृति है और चट्टानों की जो बनावट है, उसी को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। अब चट्टानों की प्रकृति के अंतर्गत वो चट्टान की बनावट कैसी है, चट्टान की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं क्या हैं, और उन चट्टानों का जन्म कब हुआ और वे कौन सी चट्टानें हैं। यानी कि जो 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? चट्टानों की प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब यदि आप किसी भी भूखंड के या किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना को समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है भूगर्भ समय सारणी। जो भूगर्भिक समय सारणी है, जिसको आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब हम पूरे पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बहुत ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पर होगा, उसको आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे, यदि भूगोल के विद्यार्थी नहीं हैं तो भी आप समझ सकते हैं। तो किसी भी भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए भूगर्भिक समय सारणी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो भूगर्भिक समय सारणी होते हैं, ये भूगर्भिक संरचना की आधारशिला मानी जाती है। तो जो भूगर्भिक समय सारणी है, भूगर्भिक समय सारणी भूगर्भिक समय सारणी भूगर्भिक संरचना की आधारशिला मानी जाती है। आधारशिला मानी जाती है। यदि आप लोग को भूगर्भिक समय सारणी के बारे में जानना होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिए, मैं भूगर्भिक समय सारणी का भी एक वीडियो बना दूंगा और बहुत ही आसान और सरल रूपों में बताऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ ट्रिकों का मैं प्रयोग कर दूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक के आधार पर मैं भूगर्भिक समय सारणी को बता दूंगा, उसके लिए आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। अब यदि भारत के भूगर्भिक संरचना के इतिहास को यदि हम लोग देखें तो भारत की जो भूगर्भिक इतिहास है उसको हम लोग 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं।
पहले हम लोग उसको बांट ही लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि भारत के भूगर्भिक इतिहास को, भारत के भूगर्भिक इतिहास को चार भागों में बांटा जा सकता है। और वे चार भाग कौन कौन से हैं? आद्यकल्प, यहाँ पर कि भागों में न करके आप कल्प कर लीजिए कि चार कल्पों में बांट सकते हैं। आद्यकल्प। अब इसके बाद पुराण कल्प। पुराण के बाद द्रविड़ कल्प और आर्यकल्प। आर्यकल्प। ठीक है, ये चार हो गए, आद्यकल्प, पुराण कल्प, द्रविड़ कल्प और आर्यकल्प। अब इनको भी आप पुनः बांट सकते हैं। आद्यकल्प को दो भागों में, इसे दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक हो जाएगा आर्कियन और दूसरा हो जाएगा धारवाड़। ठीक है, ये आद्यकल्प के अंतर्गत आएंगे, आर्कियन और धारवाड़। और दूसरा पुराण में भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसे। ये हो जाएगा कुड़प्पा और विंध्यन। कुड़प्पा और विंध्यन हो जाएगा। द्रविड़ को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो द्रविड़ में आपके आ जाएंगे कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस, इतने भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। किसको? द्रविड़ कल्प को। अब आर्यकल्प को तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए। आर्यकल्प को तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें तीन भाग कौन कौन से हैं? गोंडवाना, एक गोंडवाना हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा दक्कन और तीसरा आपका हो जाएगा मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के भूगर्भिक इतिहास का एक रेखा चित्र तैयार है और किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए रेखा चित्र बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी रेखा चित्र के माध्यम से आप किसी भी कंसेप्ट को समझ सकते हैं और जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप तथ्यों को, फैक्ट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक बार देख लेंगे कि भारत के भूगर्भिक इतिहास को 4 कल्पों में बांटा गया है: आद्यकल्प, पुराणकल्प, द्रविड़कल्प और आर्यकल्प। आद्यकल्प को पुनः 2 उपभागों में आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम में बांटा गया। पुराण को 2 भागों में कुड़प्पा और विंध्यन क्रम में। द्रविड़ को कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस में बांटा गया। आर्यकल्प को गोंडवाना, दक्कन और मैदान के रूपों में बांटा गया है। तो यहाँ से चलेंगे आप आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और मैदान, इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से लीजिए आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और ये मैदान। यहाँ पे मैं निशान यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और मैदान। तो ये देखिए, सबसे प्राचीन आर्कियन और सबसे नवीनतम मैदान। तो ये प्राचीन से नवीन की ओर है, ये प्राचीन से नवीन की ओर। तो सबसे प्राचीनतम आर्कियन क्रम का है और सबसे नवीनतम जो मैदान है, जो भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है, वे सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना का भाग और सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना का जो भाग है वो क्या है? आर्कियन क्रम है। अब देखिए कि विश्व में 4 प्रकार की भूगर्भिक हलचलें देखने को मिलती हैं और वे जो 4 प्रकार की भूगर्भिक हलचलें हैं, वे हलचलें प्लेट टेक्टोनिक, यानी कह सकते हैं कि प्लेटों के आपसी टकराव का एक परिणाम है, जिसके तहत 4 प्रकार की हलचलें देखने को मिलती हैं। वहीं 4 हलचलें भारत में भी देखने को मिलती हैं और उन्हीं 4 हलचलों के परिणाम स्वरूप ही भारत का आज वर्तमान परिदृश्य देखने को मिलता है। जैसा इस समय आप लोग भारत को देखते हैं, एक्चुअली में जब भारत निर्मित हो रहा था या भारत का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भारत की संरचना ऐसी नहीं थी जैसा कि वर्तमान समय में देखने को मिलता है। तो उन्हीं 4 हलचलों के परिणाम स्वरूप भारत का वर्तमान परिदृश्य परिलक्षित होता है। तो देखिए कि ये 4 हलचलें कौन कौन सी हैं, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि भारत में भी पर्वतों की उत्पत्ति को लेकर 4 भूगर्भिक हलचलें हुई थी। इन हलचलों के कारण ही भारत का वर्तमान परिदृश्य परिलक्षित होता है। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं, एक मैं फिगर बनाना चाहूँगा। यदि आप प्राचीनतम भारत को देखना चाहें या जब भारत का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भारत
ऐसा था। प्राचीनतम समय में भारत ऐसा था, लेकिन वर्तमान समय में भारत कैसा है? तो वर्तमान समय में आप भारत को देखना चाहें तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए वर्तमान समय का भारत है और ये प्राचीनतम भारत है। जब ये चार हलचलें हुई, अभी मैं इन चार हलचलों के बारे में बताऊंगा। जब ये चार हलचलें हुई थी, कहाँ गया ये चार भूगर्भिक जो हलचलें हुई थी, तो इन्हीं हलचलों के परिणाम स्वरूप भारत ऐसा दिखा। यानी कि वर्तमान समय में जो भारत दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में जब भारत का जन्म हुआ या हो रहा था, नवजात शिशु था, बच्चा था, तो बच्चा ऐसा दिख रहा था जैसे बच्चा होता है, ठीक है, उस प्रकार से ये बच्चा था। आज ये बिल्कुल वयस्क रूप में हो गया, देखिए बढ़िया दिखने में भी लग रहा है, हैंडसम हो गया है बिल्कुल, लेकिन पहले ये बच्चा था, ठीक है। तो इन्हीं चारों हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ था, ये भूगर्भिक हलचलें हैं। तो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप ही भारत का वर्तमान परिदृश्य जो आप देखते हैं वैसा दिखाई दे रहा है। तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब इन चार हलचलों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ट्रिक के साथ बताऊँगा। ये चार हलचलें बहुत बार पूछी गई हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, बहुत बार TGT PGT में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो GS का पेपर होता है उनमें भी ये प्रश्न आ जाते हैं कहीं ना कहीं से भारत की भूगर्भिक संरचना को लेकर के। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को इसको स्किप ना करिए, आप लोग इसको देखिए और इनमें से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको कहीं नोट करिए, नहीं तो पूरा वीडियो ही आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए लिखता चला जाता हूं ताकि आप लोग भी लिख लें। मैं समझाने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करता रहता हूं। देखिए, यदि आप देखें भारत दो विभिन्न भूखंडों का सम्मिलित रूप है। जो भारत है वो दो विभिन्न भूखंडों का सम्मिलित रूप है। तो यदि आप देखें तो पहला गोंडवाना, भूखंड, और दूसरा अंगारा भूखंड। यही दो भूखंड हैं, यही दो भूखंड मिलकर के भारत की संरचना का निर्माण करते हैं। तो जो गोंडवाना भूखंड ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है, और जो अंगारा है ये उत्तर का पर्वतीय भाग, प्लस उत्तर का विशाल मैदान। तो ये भारत दो विभिन्न भूखंडों का एक सम्मिलित रूप है। जो वर्तमान जो हमें संरचना दिखाई देती है वो इन्हीं दोनों भूखंडों का ही
योग माना जाता है। जो गोंडवाना भूखंड है, तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है उसी को गोंडवाना भूखंड भी कहा जाता है, यानी कि वो गोंडवाना से निर्मित है। जबकि जो उत्तरी भाग है जिसमें पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान आएगा, ये दोनों ही अंगारा भूखंड के भाग हैं। तो ये दोनों भूखंड मिलकर के भारत की वर्तमान की जो संरचना है उसको प्रस्तुत करते हैं। अब इसके बाद भूगर्भिक हलचलों के बारे में हम लोग जानते हैं। चार प्रकार की भूगर्भिक हलचलें, चार प्रकार की भूगर्भिक हलचलें, ये चारों कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला चर्नियन, दूसरा कैलिडोनियन, तीसरा हर्सिनियन, और यहाँ पे मैं चौथा लिख दे रहा हूँ, चौथा अल्पाइन। तो ये चार प्रकार की हलचलें हैं, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। और ये क्रम भी है, देखिए जिस क्रम में लिखा है, सबसे प्राचीन चर्नियन हलचल और सबसे नवीनतम अल्पाइन हलचल। तो ये जो भूगर्भिक हलचलें हैं ये पर्वत निर्माण से संबंधित है। इन प्रत्येक हलचलों में कोई किसी न किसी पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। भारत में भी विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, जैसे ब्लैक पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। तो ये देख रहे हैं कि पर्वतों का भी एक कहीं ना कहीं कैटेगराइज बन जाता है। तो ये जो पर्वतों का कैटेगराइज बना हुआ है ये इन्हीं हलचलों के परिणाम स्वरूप ही माना गया है। तो ये जो आपके चारों हलचल हैं, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन, अब इनका एक शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। इन चारों हलचलों का शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सीसी हा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? सीसी हा, यानी कि जब आप मिर्ची खा लेंगे तो सीसी हा हा करते रहते हैं, है ना, सीसी हा हा करते हैं। तो ये आप चारों का ये शॉर्ट ट्रिक है, सीसी हा। इसका मतलब सी से चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन, ये चार प्रकार के पर्वत से संबंधित हलचल हो गए। अब ये जो चर्नियन हलचल हुई थी, चर्नियन हलचल ये पूर्व कैम्ब्रियन युग की है। ये कौन सी है? ये पूर्व कैम्ब्रियन युग की है। यहाँ पे जैसे कैम्ब्रियन लिखा है तो इसके पहले के समय को पूर्व कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्व कैम्ब्रियन है, पूर्व कैम्ब्रियन। यहाँ से अरावली का निर्माण होता है, जो राजस्थान में अरावली श्रेणी है उसका निर्माण होता है। तो पूर्व कैम्ब्रियन, इसमें अरावली का निर्माण हुआ। कैलिडोनियन, इसमें पूर्वी घाट, इसमें कौन सा बना? तो पूर्वी घाट बना, पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। हर्सिनियन के अंतर्गत विंध्याचल, सतपुड़ा। अब विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, और वो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण की है। तो इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे भ्रंशोत भी कहा जाता है। तो ये भ्रंशोत हो गया, भ्रंशोत, ठीक है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ, किसमें? हर्सिनियन में। और अल्पाइन के अंतर्गत, अल्पाइन के अंतर्गत नवीन मोड़दार, नवीन मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। वलित पर्वत जैसे हिमालय, जैसे
हिमालय। ठीक है, अब हिमालय के भी 3 रूप देखने को मिलते हैं, या 3 श्रेणियाँ क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। तो ये हिमालय है, जैसे मान लेते हैं, तो ये एक श्रेणी हो गया, दूसरी श्रेणी हो गया, तीसरी श्रेणी हो गया। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों का निर्माण हुआ अल्पाइन में। और साथ ही साथ इसी समय ही पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। अब चूंकि जो पश्चिमी घाट है ये कोई पर्वत नहीं है, बल्कि जब गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ जा रहा था तो उत्तर में ही अंगारा लैंड का एक छोटा सा भूखंड, जिसको यूरेशियाई प्लेट के नाम से जाना जाता है, और जो गोंडवाना का जो गोंडवाना भाग था, जिसे इंडियन प्लेट के नाम से जाना जाता है, जब इन दोनों प्लेटों में टकराहट हुई तो टकराहट के परिणाम स्वरूप नवीन मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, और उन नवीन मोड़दार वलित पर्वतों को हिमालय का नाम दिया गया। और इस हिमालय की 3 श्रेणियाँ क्रमशः महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ टकराहट के परिणाम स्वरूप ही पश्चिमी घाट एक कगार के रूप में निर्मित हुआ। तो इसी समय पश्चिमी घाट का भी निर्माण हो गया। चूँकि जो पश्चिमी घाट है कोई पर्वत नहीं, बल्कि यह एक कगार नुमा, एक कह सकते हैं कि स्थलाकृति है। ठीक है, तो इसी समय पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ था। तो ये भारत के जो विभिन्न देख रहे हैं पर्वतीय भाग, जिसमें अरावली, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अभ्रंशोत्तर पर्वत और नवीन मोड़दार वलित पर्वत और पश्चिमी घाट का जो निर्माण हो रहा है, ये इन्हीं हलचलों के परिणाम स्वरूप होता है। और इन्हीं हलचलों के कारण ही भारत का वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। अब इसको आप चाहे तो एक फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो वर्तमान का जो इंडिया है, जो भारत है, ये एक्चुअली में बहुत पहले कह सकते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय समस्त जो 7 महाद्वीप हैं, जितने भी आप महाद्वीप समझ रहे हैं, 7 महाद्वीप ही होते हैं, तो ये 7 महाद्वीप एक जगह स्थिर थे और इनको सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। और इनका नाम रखा गया था पेंजिया। और पेंजिया का विभंजन हुआ, 2 भागों में टूटा, उत्तर की तरफ अंगारा लैंड और दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से ही भारत ऑस्ट्रेलिया अलग हुए। और ये जो गोंडवाना भाग था उस समय वो अफ्रीका में ही संलग्न था, और अफ्रीका से टूट करके ये उत्तर पूर्व की ओर चला। तो विभिन्न प्रकार की हलचलें हुई, उन्हीं हलचलों के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रकार के भारत में पर्वतों का निर्माण हुआ, और इन पर्वतों की वजह से भारत का वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। अब ये सभी जो थ्योरी है महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित, तो जैसे वेगनर का सिद्धांत था, ठीक है, तो ये सभी भौतिक भूगोल में बताया जाएगा। अभी मैं भौतिक भूगोल का सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं भारत का भूगोल ही बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बस एक सरसरी निगाहों से मैं बता दूंगा आप लोगों को, बस यहाँ तक आप लोग समझ जाइए। जब मैं भौतिक भूगोल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर डिटेल्स में बताऊँगा वेगनर का थ्योरी और अन्य जो थ्योरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग हो सकता है, और उत्तर का विशाल पर्वत हो सकता है, और विशाल मैदान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, यहीं से मिटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से नहीं हो पाएगा।
थोड़ा सा बोर्ड भी पुराना हो गया है, इस पे बहुत स्क्रैच आ गए हैं, इसलिए अब ये मीटता नहीं है। देख रहे हैं, ये मीट ही नहीं रहा है, सूख नहीं पा रहा है। खैर छोड़िए, यहाँ से चलते हैं। ये है ना, ये कब काम आएगा। अच्छा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये मिट गया तो ये दक्कन हो गया। और तीसरा इसी में आप ले सकते हैं मैदान को। ठीक, ये हो गया। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वैसे तो सामान्यतः भारत को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे भूगर्भिक संरचना की बात की जा रही है, इसलिए भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, तो देखिए, पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, दूसरा उत्तर का पर्वतीय भाग, और तीसरा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिए, जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है, इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसको मिटा दो, ये 6 भाग हो गए। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है, तो इसके अंतर्गत आप देखें तो सबसे पहले अभी जो यहाँ पर मैं बताया था यही है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो यहाँ से नोट करिए, आर्कियन,
धारवाड़, कुड़प्पा आर्कियन धारवाड़ और कुड़प्पा विंध्यन गोंडवाना, दक्कन, ये 6 भाग हुए। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और ये दक्कन हो गए। अच्छा, इसमें धारवाड़ को भी आप पुनः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और कुड़प्पा को भी पुनः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहीं पर डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर तो लिख दिया हूँ, मैं पहले ही कर देना चाहिए था। हाँ, तो जो धारवाड़ है वो निचला धारवाड़ और ऊपरी धारवाड़ हो जाएगा, और धारवाड़ में कुड़प्पा को, तो कुड़प्पा को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ऊपरी कुड़प्पा और निचला कुड़प्पा। उसी प्रकार से विंध्यन को कर सकते हैं। विंध्यन में निम्न विंध्यन और उच्च विंध्यन। इसी प्रकार से गोंडवाना का भी विभाजन कर सकते हैं 3 रूपों में। गोंडवाना को 3 भागों में कर सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, और निचला गोंडवाना। अब देखिए, आर्कियन में ही अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में एक है और विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन चट्टान है। तो जो आर्कियन है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है इसे, और साथ ही साथ आर्कियन क्रम में जो चट्टान बने थे, यानी कि आर्कियन कल्प में जो चट्टान निर्मित हुए उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टान के नाम से जाना गया। और आर्कियन क्रम की चट्टान से ही भारत में अरावली का निर्माण हुआ। उस समय जो अरावली था वो अरब सागर से लेकर के पूरे दिल्ली तक विस्तृत था। आज भी राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक ये अरावली पर्वत फैला हुआ है। तो आर्कियन क्रम, इसे आर्कियन को आप आद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य। क्या कहेंगे? आद्य महाकल्प। आद्य का मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। ठीक है, तो अरावली का निर्माण हुआ। अब ये जो धारवाड़ है, तो धारवाड़ में यदि आप देखें तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो चट्टान है भारत में वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन आदि बहुमूल्य धातुएं मिलती हैं। अब जो कुड़प्पा है इसमें भी कुछ न कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसका जो आर्थिक महत्व है वो धारवाड़ की अपेक्षा बहुत ही कम है। और जो विंध्यन है इसमें बलुआ पत्थर मिलता है। विंध्यन में क्या मिलता है? तो विंध्यन में बलुआ पत्थर मिलता है, और विंध्यन
ये भवन सामग्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भवन सामग्री निर्माण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है और जो बलुआ पत्थर पाया जाता है, यही बलुआ पत्थर ही इस बात का साक्ष्य है कि जो विंध्यन पर्वत है ये जीवाश्मी प्रकार का पर्वत है, यानी कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं या जीवों के अवशेष इसमें पाए जाते हैं। बाकी आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा इन तीनों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चूँकि जो आर्कियन है ये सर्वप्रथम निर्मित हुआ जब ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर आता है तो वो लावा के रूप में फैल जाता है, तो उसी से सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब चूंकि ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल के अंदर से होकर क्या रहा है, इसलिए वहाँ पर इतनी अधिक टेम्परेचर होती है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के जीवों के कह सकते हैं कि मिलने का कोई भी गुंजाइश नहीं रहता है, बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई जीवाश्म नहीं मिलता है और फिर इन्हीं आर्कियन चट्टानों के विघटन और वियोजन के परिणाम स्वरूप धारवाड़ का निर्माण होगा। अब इसी धारवाड़ के विघटन और वियोजन के परिणाम स्वरूप ही कुड़प्पा का निर्माण होता है और कुड़प्पा का जब विघटन वियोजन होता है तो विंध्यन का निर्माण होगा। अब ये जो विंध्यन पर्वत है यह जलीय पर्वत के रूप में है, तो जल में कुछ न कुछ जीव जंतु मिलते हैं, तो उनके जीवाश्म के साक्ष्य विंध्यन पर्वत में देखने को मिलते हैं और बलुआ पत्थर इसका प्रमाण है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना तो कह सकते हैं कि ये जीवाश्म हैया है। और गोंडवाना में यदि आप देखें तो ये मुख्य रूप से गोंडवाना में आप देखें तो ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना कोयले निक्षेप के लिए जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए, ठीक है। और भारत में 90% से अधिक, भारत में 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम का ही है। किस क्रम का है? गोंडवाना क्रम का है, गोंडवाना क्रम का है। और इसके बाद टर्शियरी क्रम का है, टर्शियरी क्रम का भी कोयला पाया जाता है भारत में, टर्शियरी क्रम का कोयला, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कोयले देख रहे हैं, एक गोंडवाना क्रम का कोयला है जो भारत में 90% से अधिक पाया जाता है और दूसरा टर्शियरी क्रम का कोयला है जो थोड़े बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बाद दक्कन है, तो ये जो दक्कन है ये दक्कन को ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन ट्रैप। तो इस दक्कन ट्रैप का निर्माण भी क्रीटेशियस युग में हुआ था। तो क्रीटेशियस युग में भारत के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ। प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप मैग्मा धरातल के ऊपर आया, लावा बन करके वो चारों तरफ फैल गया और धीरे वो ठंडा होकर के ठोस हुआ। ठोस होने से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ और उन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों पर जब बाह्य प्रक्रम के द्वारा उन चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होना शुरू हुआ तो उनसे एक मृदा का निर्माण हुआ। उस मृदा को काली मृदा के नाम से जाना गया और उस काली मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती होती है, इस कारण से उन्हें हम कपासी मृदा भी कहते हैं। अब चूँकि जो काली मृदा है इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जब मैं मृदा पढ़ाऊँगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मृदा, वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे मैं डिटेल से मृदा के बारे में बताऊंगा कि 8 प्रकार की मृदा है, उनमें कौन कौन सी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। तो ये दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप लावा के ठंडा होकर ठोस होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में देखने को मिलता है। तो ये भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान। तो अभी तक हम लोगों ने दक्षिण प्रायद्वीपीय भागों को एक कह सकते हैं कि मोटे तौर पे समझा है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, फिर उसके बाद मैदान आता है। ये देखिए मित्र, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसका क्रम पूछा जाता है कि इनमें से प्राचीनतम से नवीनतम या नवीनतम से प्राचीनतम, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, IAS PCS की परीक्षाओं में पूछा गया।
और पीसीएस की परीक्षाओं में तो ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टान मानी जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही संपन्न मानी जाती है आर्थिक दृष्टि से। तो ये पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, आरओ के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उनमें भी ये 2-3 बार पूछा गया है। और साथ ही साथ आप देखिए उसका थोड़ा सा अध्ययन करें सामान्य पेपर का असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उनमें अरावली का भी एक कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिलेगा कि अरावली का निर्माण इनमें से कब हुआ था। ठीक है, तो अरावली का निर्माण वो जो चारों हलचल अभी मैंने बताया था, चर्नियन, कैलिडोनियन और हर्सिनियन, अल्पाइन, इन चारों हलचलों से भी पूछ लेता है कि इन चारों हलचलों में अरावली का निर्माण कब हुआ था। तो चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, ये चारों ऑप्शन बन के आ जाते हैं। तो अभी तो मैंने बताया, तो आसान हो गया होगा अब तो। ठीक है, उसका मैंने एक ट्रिक भी बता दिया था। इसका भी एक ट्रिक है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन, इसका भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, शार्ट ट्रिक इसका भी है। और इस शार्ट ट्रिक को पाने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक ज़रूर बता दूंगा कि आप इसको क्रम से कैसे याद कर सकते हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक शार्ट ट्रिक बना करके आप हमको दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको अपना शार्ट ट्रिक बता दूंगा। अब इसके बाद एक चीज़ यहीं पर और नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। फिर विशाल मैदान और पर्वतों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग भौतिक प्रदेश की तरफ चलेंगे, भारत के भौतिक प्रदेशों को जानेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए, भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर भारतीय चट्टानों को या भारत के चट्टानों कह सकते हैं। ठीक है, भारत के चट्टानों को 8 प्रकारों में, कितने प्रकारों में? 8 प्रकारों में विभक्त किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर कितने प्रकार हैं? कुल 8 प्रकार हैं। कहाँ गया रेड वाला? ये कुल 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार का नाम आप चाहे तो यहीं पर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। 6 हो गए, 2 ठो और हैं, 2 और हैं। कौन कौन से हैं? तो ये तृतीयक क्रम का है, चतुर्थक क्रम का है। तो तृतीयक में जैसे कि पर्वत का निर्माण हुआ और चतुर्थक में मैदानों का निर्माण हो गया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 नंबर का आर्कियन। देखिए ये तो मुझे याद है, आर्कियन, धारवाड़। तीसरा कुडप्पा। चौथा विंध्यन। 5वां गोंडवाना। 6वां दक्कन। 7वां जो उत्तर के वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत। 8वां विशाल मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान है, विशाल मैदान। ठीक है, तो ये 8 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने आपके वर्गीकरण का क्या क्या आधार रहा है। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वैसे सामान्यतः भारत के मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 6 भौतिक प्रदेश देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे 4 हो जाते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती भाग हो जाते हैं। तो ये 4 भाग हो जाते हैं, लेकिन भूगर्भिक संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 ही है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान। अब दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत ही ये 6 आते हैं। यहाँ से 6 क्रम में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और ये दक्कन। फिर उसके बाद वलित पर्वत आता है, ये तृतीय क्रम का है। ये वलित पर्वत किस क्रम का है? तो ये तृतीय क्रम का है। अभी आप लोग ऐसे समझिए तृतीय क्रम का है।
और ये चतुर्थक क्रम का है, चतुर्थक क्रम का है। ठीक है, तो जो विशाल मैदान है चतुर्थक क्रम में निर्मित हुआ, यानी कि चतुर्थ युग में, और जो वरित पर्वत है ये तृतीयक युगीन नवीन मोड़दार वरित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में आज पढ़ा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ क्रम के बारे में, कुड़प्पा क्रम के बारे में, विंध्यन के, गोंडवाना के और दक्कन के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैदान के बारे में। और चूंकि मैदान तो मैं भौतिक प्रदेश में ही बता दूंगा, मैदान और पर्वतों के बारे में मैं भौतिक प्रदेश में बताऊंगा। तो इसका एक और वीडियो बनेगा, ये पहला वीडियो था, अब इसका एक दूसरा वीडियो भी आएगा जो इन सभी के बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आप लोग कमेंट में इसका शॉर्ट ट्रिक पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप कैसे क्रम से याद रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।